दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DC247 में। दोस्तों, जैसा कि हम कंटिन्यू आयोगों के बारे में चर्चा करते हुए आए हैं, तो इसी क्रम में आज हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में बात करेंगे। MPPSC प्रीलिम्स में जो नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की CAG की, है ना। इसके बाद इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, तो इसके परिचय की बात करेंगे। इसके परिचय के संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। अनुच्छेद में कौन कौन से रिलेटेड अनुच्छेद है जिसमें इनके प्रतिवेदन, इनके कार्य और इनके संबंध में समस्त जो संरचना वगैरह है अनुच्छेद के माध्यम से पता चल जाएगी। विकास क्रम पता करेंगे कि ये जो अभी वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वह कैसी है और पहले कैसी थी, और तब से लेकर अब तक में क्या बदलाव हुए हैं, इसके विषय में भी हम इस विकास क्रम में बात करेंगे। फिर संरचना की बात करेंगे, कौन कौन लोग होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कैसा कार्यकाल, क्या सेवा शर्तें हैं, यहाँ पर बात करेंगे। इनके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, इनको कौन कौन से कार्य दिए गए हैं, किन किन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं अपने कार्यों को संचालन के लिए, इसकी बात करेंगे। इसके बाद कैग को यानी CAG को क्या क्या संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, इसके संबंध में भी हम बात करेंगे। और कुछ प्रमुख तथ्य जो प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, इनकी बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप देखते हैं इसके परिचय के बारे में बात करें दोस्तों। तो परिचय में ये संघ एवं राज्यों की समस्त जितने भी संघ मतलब देश, भारत और भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के समस्त वित्तीय कार्य प्रणाली पर ये नजर रखता है ना, देखता है कि जो वित्त है इसका समुचित प्रबंधन किया गया है या नहीं, मतलब वित्त का अनुचित प्रयोग तो कहीं नहीं हो गया है। इस संबंध में ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके हम बात करें तो ये एक स्वतंत्र निकाय है ना, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। साथ में ये संवैधानिक निकाय, संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो ये कैसा निकाय है दोस्तों, तो ये स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। और इसका वर्णन अगर बात करें तो किसमें है, तो भाग 5 के अध्याय 5 में। इसमें अगर आप बात करें किस अध्याय में है भाग 5 के, तो भाग 5 के अध्याय 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। और इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो 148 से 151 तक अनुच्छेद। इसके बाद हम अनुच्छेदों की थोड़ा सा चर्चा करें तो 148 में क्या दिया गया है कि भारत का एक लेखा परीक्षक नियंत्रक होगा, अर्थात भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद बताया गया है कि एक पद होगा जो कि समस्त वित्तीय कार्य प्रणाली पर नजर रखेगा। इसके बाद अनुच्छेद 149 की बात करें तो इसमें कार्य और शक्तियां दी गई है। CAG या कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या कार्य होंगे जिससे वो करेगा, और उसके पास उस कार्य को करने के लिए कौन कौन सी शक्तियां होंगी। इसके बाद अनुच्छेद 150 की बात करें 150 की, तो लेखा प्रारूपों के संबंध में ये जानकारी देता है कि संघ और राज्य है ना, संघ मतलब भारत और उसके अंतर्गत जो राज्य हैं, जो प्रदेश हैं, तो उनमें किन किन तरीकों से लेखे रखे जाएंगे, कौन कौन से लेखे होंगे, इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी हमें अनुच्छेद 150 से मिलती है। 151 की बात करें, अनुच्छेद 151 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है, कैग की रिपोर्ट का उल्लेख होता है। कैग की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो कैग की रिपोर्ट का वर्णन किसमें है दोस्तों, तो 151 में दिया गया है। इसे अंकेक्षण प्रतिवेदन भी कहते हैं। तो ये रहा अनुच्छेद। अब हम इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसके विकास यात्रा की, ये तब जब से इसका गठन हुआ, जब से आजादी को पूर्व में किस रूप में रहा और अभी किस रूप में है, और इसकी संरचना के बारे में। विकास यात्रा की बात करें दोस्तों तो 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, है ना, तीनों प्रेसिडेंसियों के लेखों को प्रमाणित करना था कि जो अंग्रेजों द्वारा किया गया है कार्य, जो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जो यहाँ पर पैसा खर्चा किया जा रहा था, क्या उसका सही उपयोग हो रहा है या फिर यहाँ कुछ भ्रष्टाचार है। तो इसको देखने के लिए इनको जो लेखे उन्होंने तैयार किए थे उनको प्रमाणित करने के उद्देश्य से इसको इस पद के बारे में पहली बार किया एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि इसके बारे में हमको जानकारी दे सके कि जो लेखे हैं वो सही ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं, रखे गए हैं, या जो हमारे व्यय हैं वो सही तरीके से उनको व्यवस्थित रूप से रखा गया है कि नहीं। तो इन सब के लिए तीनों प्रेसिडेंसियों के जो लेखे बने उनको प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए जो लेखे हैं सही है उसके लिए इस पद को रखा गया, और एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जो तीनों लेखों का परीक्षण करे। और अगर बात करें कि पद का सृजन किसने किया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन, तो
नियंत्रक एवं महालेखा पद के जो सृजन है वो लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया। लेकिन तब वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं था, वो महालेखा परीक्षक था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बात कही गई और ये स्वतंत्रता के पश्चात इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा गया। नियंत्रक शब्द स्वतंत्रता के बाद जुड़ा है, स्वतंत्रता के पूर्व तक ये क्या था, महालेखा परीक्षक था। इसके बाद बात करें तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इस पद के सृजन को मंजूरी दी गई और भारत सचिव को अधिकार दे दिया गया कि भारत सचिव एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। ये महालेखा परीक्षक जो है खातों की देखरेख करेगा, जो खाते हैं उनको प्रामाणिकता प्रदान करेगा कि खाते में जो लिखा है सत्य है या नहीं है। अगर मतलब लोक वित्त जो जनवित्त है इसका एक तरह से देखेगा कि उसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। इसके बाद अगर इसकी संरचना की बात करें दोस्तों तो इसकी नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र तीनों राष्ट्रपति द्वारा, मतलब इनकी नियुक्ति कौन करेगा तो राष्ट्रपति करेगा। इनको शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति दिलवाएंगे। इनको त्यागपत्र ये किसे संबोधित करते हुए देंगे तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देंगे। इनके कार्यकाल की बात करें तो ये नियुक्ति से 6 वर्ष और अपनी आयु के 65 वर्ष जो भी पहले हो, है ना, तो वहां पर ये अपने कार्य को उतने समय तक के लिए कार्य करेंगे। इनको पद से हटाने की बात करें दोस्तों तो उनको पद से संसद आधार क्या रहेगा पद से हटाने का तो साबित कदाचार, असमर्थता, दुर्बलता, है ना, या फिर कोई ऐसा कार्य जो कि उसकी शक्तियों के विपरीत हो, जो कि अनुच्छेद 148 में जो पद दिया गया है उसके अनुरूप वो कार्य ना किया हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी कि संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष प्रस्ताव से, है ना, मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी और विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही सीएजी को हटाया जा सकता है। अर्थात कौन सी प्रक्रिया दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाने में प्रयुक्त होगी। इनके वेतन भत्तों की बात करें तो इनके वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं, है ना। हालांकि इनका वेतन अगर अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके समकक्ष इनके वेतन और भत्ते होते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे इनके कार्य एवं शक्तियों की। हम बात करेंगे इनके कार्य एवं शक्तियों की कि सीएजी के पास क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या शक्तियां हैं। जनरली ये लेखों से संबंधित इसके कार्य होंगे और इसकी शक्तियां भी लेखों तक ही सीमित होगी। लेखों से संबंध में या फिर जो वित्त से संबंधित जो भी कार्य होंगे इसकी शक्तियाँ उनका दायरा वहीं तक होगा, वित्त से जो रिलेटेड होंगे, उसके बाहर इसकी शक्तियाँ नहीं हैं। तो अगर कार्यों शक्तियों की बात करें तो संचित निधि कहाँ कहाँ की, संघ की मतलब भारत सरकार की, राज्यों की और संघ शासित प्रदेशों की का उनका लेखा परीक्षण करना कि जो इन संचित निधियों से जो धन निकला है वो सही तरीके से गया है और उनका सही तरीके से उपयोग हुआ है कि नहीं, इसके संबंध में वो कार्य करेगा, उसके संबंध में अपनी जानकारी रखेगा। दूसरी बात करें आकस्मिक निधि, किनकी आकस्मिक निधि, यही संघ, राज्य और संसाधित प्रदेशों की ही आकस्मिक निधि व लोक लेखा का परीक्षण करना, जो लोक वित्त है उसका परीक्षण करना कि उसमें जो भी अमाउंट आया है, जो भी धन का आगम और निर्गम हुआ है सही तरीके से हुआ है कि नहीं, या उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन या जिससे सरकार के कोष में बढ़ोतरी हो, ऐसा कुछ किया जा सकता था, या तो कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया गया जिससे कि सरकार के कोष में इसमें कमी हो गई हो, है ना। तो इस संबंध में भी वो परीक्षण करता है। साथ में आय व्यय को लेखा परीक्षण करता है। सरकारी कौन कौन से, कोई भी सरकारी कंपनी उनके आय व्यय का लेखा परीक्षण करेगा सीएजी के माध्यम से होगा। साथ में निकाय, निगम और प्राधिकरण, कौन से निकाय कौन से निगम जो कि सरकार द्वारा वित्त पोषित होंगे, जिनको केंद्र या राज्य सरकारें वित्त पोषित करती हैं, वित्त प्रदान करती हैं, जिन निकायों को, जिन निगमों को या जिन प्राधिकरणों को, उनके लेखों का लेखा परीक्षण कौन करेगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उनके लेखों का निगरानी रखेगा कि उनमें जो कटौतियां हैं, जो भी कार्य किए गए हैं सही तरीके से किए गए हैं या नहीं। इसके बाद बात करें तो केंद्र व राज्य विभाग, जितने भी केंद्र और राज्य के विभाग जो कंपनीज होती हैं, एमसीक्यूज होती हैं, उनमें व्यापार, विनिर्माण और जितना भी उनका जो आय व्यय का लेखा जोखा है उसमें से जो लाभ या हानि हुई है तो उनमें तुलना पत्रों के माध्यम से जो और अनुषंगी लेखे होंगे उससे रिलेटेड, तो उनका अध्ययन करके ये रिपोर्ट बनाना कि जो सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है वो सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं, इसके संबंध में वो संपूर्ण जानकारी रखते हैं। इसके बाद वह केंद्र सरकार के
लेखों के संबंध में रिपोर्ट जारी करते हैं और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। सीएजी क्या करते हैं, जो केंद्र सरकार जितने भी व्यय करती है ना, जितने भी उनका आय होता है, जितना व्यय होता है, और उसके बारे में एक लेखा रिपोर्ट बनाती है। ये रिपोर्ट वो क्या करती है, सीएजी क्या करता है, इसे राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है और जिससे कि सभी को उस लेखे में क्या क्या सरकार के द्वारा क्या क्या वित्त के लिए क्या क्या कार्य किया गया, कहाँ कहाँ वित्त खर्चा हुआ, कहाँ से प्राप्ति हुई, जिससे लोगों को पता चल सके। तो इसका कार्य भी ये करता है सीएजी के द्वारा। सीएजी और क्या क्या कार्य करते हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो कि राष्ट्रपति को सौंपी जाती है सीएजी के माध्यम से। विनियोग लेखों पर अंकेक्षण रिपोर्ट, जितना विनियोग अपना विनियोग लेखा जो अपना है उसमें अंकेक्षण करना, उसमें जो आय व्यय के मद हैं उनके संबंध में पूरा निष्कर्ष निकाल के राष्ट्रपति को सौंपना। जो वित्त लेखे हैं उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी का अंकेक्षण, विस्तृत ब्यौरा और सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित जो भी रिपोर्ट होगी सभी को रिपोर्ट को अलग अलग जस्टिफाई करके उनका विस्तृत वर्णन करके, जिससे कि राष्ट्रपति को उन रिपोर्ट्स को संसद के समक्ष रखने के पूर्व सभी को आसानी समझ में आ सके, ऐसे प्रारूप ऐसे फॉर्मेट में रखकर राष्ट्रपति को ये तीनों रिपोर्ट सीएजी के द्वारा प्रदान की जाती हैं। साथ में यह राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि हमें किन राज्य और संघ के लेखे किन प्रारूप में होने चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जा सके, है ना। तो ये तो रहे इनके कार्य। इसके साथ ही ये क्या करते हैं, राज्यपाल, जैसे राज्य से संबंधित कोई रिपोर्ट होगी ना तो राज्यपाल को संबंधित प्रेषित करेंगे सीएजी के द्वारा और फिर वहां पर राज्यपाल उसको संबंधित विधानसभा के पटल पे रखेंगे। तो ये रहे इसके कार्य एवं शक्ति। अब हम इनकी कुछ स्वतंत्रताएं बात करेंगे कि सीएजी के पास क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं। अब हम इनकी बात करेंगे इनकी स्वतंत्रताओं की कि इनको क्या क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो इन्हें सबसे पहली स्वतंत्रता है कार्यकाल की स्वतंत्रता, अर्थात इन्हें निश्चित एक प्रक्रिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, वही प्रक्रिया उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे राज्यपाल को प्रसाद पर्यंत होते हैं कभी भी हटाया जा सकता है ना। जब सरकार चाहे तो राज्यपाल को उसके पद से पृथक करती है राष्ट्रपति के माध्यम से, हालांकि करती तो सरकार ही है। तो इसे भी ऐसा नहीं कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है तो राष्ट्रपति जब चाहे इसे अपने पद से हटा सकते हैं, नहीं, एक निर्धारित प्रक्रिया होगी, उसका पालन किया जाएगा तभी इसको इसके पद से हटाया जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि इसे अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है, आयु के 65 वर्ष या नियुक्ति के 6 वर्ष। इसके बाद यह अन्य नियोजन हेतु अपात्र हो जाता है। इसे किसी प्रकार का लालच देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य नियोजन तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसे किसी एक बार सीएजी नियुक्ति के पश्चात ये किसी दूसरे पद पर सुशोभित नहीं होगा, ये कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकता है, अन्य नियुक्ति का ये पात्र नहीं होगा, अर्थात ये अपात्र हो जाएगा। जिससे ये अपना कार्य क्या है, इसको ऐसे इसलिए किया गया है दोस्तों ताकि ये अपने कार्य को अधिक ईमानदारी से करें। नहीं तो मन में रहेगा कि हम सरकार का बचाव करेंगे तो हो सकता है सरकार हमें कोई पद दे दे, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इनको कोई पद नहीं प्राप्त होगा। नियुक्ति के पश्चात किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर एक बार सीएजी नियुक्त हो गए हैं तब तक, जब तक वो नियुक्त हैं तब तक ना इनके वेतन भत्ते जिन शर्तों में इन्हें रखा गया था वही शर्तों का पालन इनके रिटायरमेंट तक लागू होगा। आप अगर बीच में कुछ ला भी रहे तो ला सकते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा, जो अन्य आने वाला है उसके ऊपर लागू हो सकता है। अर्थात इनकी नियुक्ति के पश्चात इनकी सेवा शर्तों में किसी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। सकारात्मक परिवर्तन चाहे तो किया जा सकता है, परंतु नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय सरकारी कार्यालय के जो व्यय होंगे इनसे संबंधित, तो सभी व्यय किस पे भारित होंगे, संचित निधि पर भारित होंगे। अर्थात इन्हें वित्त पोषण की भी कोई समस्या नहीं होती है। इसके अतिरिक्त इनको एक बहुत अच्छी बात है कि इन्हें अपने अधीनस्थों की सेवा शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त है, जिससे वो अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं, उनकी योग्यता मानदंड वगैरह का सब निर्धारण करते हैं, जिससे ये अधिक प्रभावपूर्ण और अधिक कुशलता के साथ कार्य कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अब तक के नियंत्रक के महालेखा परीक्षकों के प्रथम कौन था। तो वी नरहरि राव, ये हमारे देश के प्रथम महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। इसके बाद ए.के. चंद्रा हुए, द्वितीय हुए। इनका नाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि इन्हें एक कार्य प्रदान किया गया था, इन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। जो ए.के. चंद्रा जी थे इन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद हम बात करें तो वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और राजीव महर्षि इसके पूर्व जो थे वो सीएजी थे। इसके बाद हम कुछ विशेष तथ्यों की बात कर लें तो
यह संसद से कुछ विशेष नामों से संबोधित किया जाता है। जनरली फैक्ट आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन में कि सीएजी को संसद का एजेंट किसे कहा जाता है। तो सीएजी को संसद का एजेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संसद के प्रति उत्तरदायी है और संसद के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उसको फॉलो करता है और संसद के ही लेखों की जांच भी करता है। अतः यह संसद का जो सीएजी है वो संसद का एजेंट हो गया। इसी तरह इसे लोक निधि का अभिभावक एवं संरक्षक कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक निधि का अभिभावक व संरक्षक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सीएजी को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। इसी तरह लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक भी इसे कहा जाता है। लोक लेखा समिति का गाइड, मित्र और मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? तो सीएजी को कहा जाता है। और इसके देखिए दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे बात करूं तो संसद द्वारा 1971 में सेवा शर्त अधिनियम पारित कर दिया गया है ना। सीएजी के लिए सेवा शर्त अधिनियम कब पारित किया गया? तो सन 1971 में पारित किया गया। किसने पारित किया गया? ताकि इसको अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान किया जा सके, इसके कार्य को निर्बाध ये अपने कार्य को कर सके, इस हेतु इसके लिए लाया गया था। दोस्तों ये रहा अपने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। और इसमें लगभग जितने भी प्रीलिम्स और में फैक्ट आने चाहिए लगभग इसमें पूर्ण किया गया है, पूर्ण है, और आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।